नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे दर्पण सूत्र को लेकर। क्लास 10th में हम लोगों ने ये भी सीखा था, आप लोगों ने देखा होगा क्लास 10th की एक लेक्चर, उसमें हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ा करते थे। दर्पण सूत्र का बड़ा ही सरल फार्मूला होता था। हम लोग को क्लासेस में टीचर्स ये बता दिया करते थे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये चीजें हम लोग को बता दी जाती थी और हम लोग इसको रटा रटाया सीख लेते थे। और ये जो सूत्र होता था ये दोनों दर्पण के लिए होता था। किस दर्पण के लिए? दोनों दर्पण के लिए। पहला देखिए, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण, दर्पण दो होते हैं। कौन कौन से? समतल दर्पण, समतल दर्पण और गोली दर्पण, है ना। दर्पण, जब दर्पण की बात करेंगे तो ये दोनों दर्पण होंगे। और गोली दर्पण जो होता है इसकी वक्रता त्रिज्या r इंफिनिटी होती है, तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी भाई? इंफिनिटी। ठीक है, फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। तो इसके लिए तो हम लोग यहीं से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 1/इंफिनिटी बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये तो हो जाएगा कितना? 0 बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर, दिस इंप्लाई दैट 1/u बराबर 1/v। और इसको हम दिस इंप्लाई दैट ये भी लिख सकते हैं u बराबर -v। और ये चीजें हमने देखी हुई थी जब हम लोग दर्पण का सूत्र पढ़ रहे थे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे थे, तो हमने देखा भी था कि जो वस्तु की दूरी थी अगर ऋणात्मक होती थी तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती थी, और अगर प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती थी वस्तु की दूरी धनात्मक होती थी। ये चीजें हम लोग सीख चुके हैं। और समतल दर्पण के लिए चूंकि r और f दोनों का मान इंफिनिटी होता है, तो ये जो दर्पण होता है इस दर्पण सूत्र का उपयोग समतल दर्पण के लिए किया ही नहीं जाता। समतल दर्पण के लिए किया ही नहीं जाता। तो अब जो हम बात करेंगे, जो दो दर्पण की बात कर रहे हैं गोली दर्पण में, वो दो दर्पण आते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन दो दर्पणों की बात करते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल, ये दोनों दर्पण। तो गोली दर्पण में ये दोनों दर्पण होते हैं और इनके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। अगर दर्पण से वस्तु की दूरी अगर कुछ ज्यादा है या कम है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा कितने आकार का बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, इसके लिए हम लोग इस सूत्र का उपयोग करते हैं। उसमें दर्पण के मुख्य फोकस की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये सूत्र आता कैसे है? सबसे बड़ी बात, क्या ये सूत्र किसी ने वैसे बना दिया है? नहीं। इस सूत्र को बनाने के लिए इस सूत्र का निगमन किया जाता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट द्वारा। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को सीखेंगे कि किस तरीके से गोली दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का उपयोग करके हम गोली दर्पण का जो दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले समझ लेंगे इस सूत्र को ही। f बराबर क्या होता है? f क्या होता है? यहाँ पे f होता है इसकी फोकस दूरी। क्या होती है? फोकस दूरी। ठीक है। u क्या होता है? u होती है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और v जो होता है ये वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी होती है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी। और एक बात आप समझ लीजिए, एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, ये जो दूरियां होती हैं ये दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहां से मापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से। ये दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, P से मापी जाती हैं। ये बात आपको याद है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में अवतल, अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन, ये हम लोग आज देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग यही सीखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग करके किस तरीके से हम लोग ये सूत्र प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर को बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे होता है। भौतिकी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर कुछ होता है
तो ऑप्टिक्स के प्रॉपर्टी को छोड़ करके ऑप्टिक्स का डेरिवेशन, ठीक है। और इस डेरिवेशन को आज हम लोग बहुत ही सरलतम रूप में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देर न करते हुए फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का इमेज बनाएंगे, ठीक है। इसे हम लोग कह लेंगे यम और एम डैश, ठीक है। दर्पण का मध्य बिंदु हम कह लेंगे ये हमारा पी होगा, और यहां से हम क्या खींच लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, जिसे हम लोग कह लेंगे क्या, ये हमारी मुख्य अक्ष हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र मान लेंगे, और यहीं से वक्रता त्रिज्या भी लेंगे, ये भी आपको याद रहे, ठीक है। और यहां पर हम ले लेंगे वस्तु, मान लेंगे कि ये हमारा कोई वस्तु है, क्या है, ए और बी, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात, फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। वस्तु की दूरी किससे, वस्तु की दूरी को अभी हमने देखा है कि वस्तु की दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, ठीक है। और अब इसका हम लोग बनाएंगे किरण आरेख। कैसे बनाएंगे, इमेज, कि यदि वस्तु, देखिए ये बात समझने वाली है, ये वस्तु जो है अनंत था सी के बीच में, और हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा पिछला लेक्चर देखिए, हमने पिछला लेक्चर में ये बताया है कि जब कोई वस्तु अनंत तथा सी के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। और इसका प्रतिबिंब बनता कैसे है, इसकी सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी है किरण आरेख के द्वारा, कि जब प्रकाश किरण, देखिए यहां पे प्रकाश किरण लेंगे, कहेंगे जब प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होती, सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, इस बिंदु के लंबवत होती है, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर जाएगी भाई, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, जरा बताइए तो। ये जाती है मुख्य अक्ष से, सॉरी मुख्य फोकस से होकर, ठीक है। और दूसरा प्रकाश, हम लोग जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होता है, दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होता है, तो परावर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग पर वापस लौट जाता है, ठीक है। परावर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग पर वापस लौट जाता है, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात वापस लौट गया, दूसरी घटना है। तीसरी घटना क्या होती है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के केंद्र पर आपतित होता है, तो दर्पण के केंद्र पर जितने कोण पर आपतित होगा वह परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण पर दर्पण से परावर्तित हो जाता है, ठीक है। और देखिए हमने बताया था आपको कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित रेखाएं, दर्पण से परावर्तित रेखाएं अगर एक दूसरे को वास्तविक रूप में प्रतिच्छेदित करती हैं, वास्तविक रूप में काटती हैं, देखिए वास्तविक रूप में काटती हैं, और वास्तविक रूप में काटती हैं तो जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए इस बिंदु पर काट रही हैं तो मतलब वस्तु का प्रतिबिंब इसी बिंदु पर प्राप्त होगा। ये ए बी है तो इसे हम लोग क्या लेंगे, क्या ए डैश और बी डैश, ये हमारा पी बना, ठीक है। और इसको हमने क्या कह दिया, देखिए ये तो हमारा एम डैश है, ये ए बी हो गया, इसको हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते, ठीक है। और डॉट 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 करके यहां पर इसी बिंदु से एक लंब डाल देते हैं, जिसे हम लोग कह लें क्या, पी डैश। और यहां पर क्या ये प्रतिबिंब की दूरी है, अभी हमने पढ़ा था प्रतिबिंब की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, भी से। तो देखिए वस्तु की दूरी बनी कितना, यू, वक्रता त्रिज्या आर, प्रतिबिंब की दूरी भी, फोकस दूरी एफ, और ये जितने भी मान हैं ये दर्पण से बाईं तरफ मापे जा रहे हैं, न कि दाईं तरफ मापे जा रहे हैं। और हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ रखा है, साइन कन्वेंशन का हिंदी जो रूपांतरण होता है वो होता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में हमने ये जान रखा है कि जब दर्पण के ध्रुव से दूरियां बाईं ओर मापी जाएंगी तो ऋणात्मक होगी, और मुख्य अक्ष से ऊपर मापी जाएंगी तो धनात्मक होंगी, मुख्य अक्ष से नीचे मापी जाएंगी तो ऋणात्मक होंगी। ये हमने पढ़ रखा है। मतलब
कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ये सारी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, माइनस होने वाली। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म बनता है। इस तरीके से हमने इसको लिखा। तो सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे क्या, थ्योरी लिखेंगे कि ये कैसे मैकेनिज्म हुआ, बना कैसे, इसको डिराइव करेंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन का सबसे पहला रूप यही होता है। तो कहेंगे माना, कहेंगे सबसे पहले माना, देखिए बी सी, ऐसे सबसे पहले ये लिखिए, माना एक दर्पण, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यम यम डैश है, यम यम डैश है, जिसका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, केंद्र सी, जिसका वक्रता केंद्र सी, फोकस बिंदु, ऐसा लिखिए, फोकस, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु क्या है, एफ, तथा ध्रुव पी है, ध्रुव पी है, कैपिटल पी है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से यू दूरी पर, दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष है हमारा एक्स और एक्स डैश है, इसके लंबवत हमारी एक रेखा है ए बी, है ना। तो ये वस्तु है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है, मुख्य अक्ष के लंबवत ए बी एक वस्तु, वस्तु, वस्तु को ही हम लोग कहते हैं क्या, बिंब, है ना, वस्तु को ही बिंब कहते हैं, तो इसे घबराने वाली बात है। एक बिंब ए बी, एक बिंब रखा गया है, रखा गया है, गया है, वस्तु से, वस्तु से बी सी प्रकाश किरण, किरण दर्पण पर, देखिए बी सी प्रकाश किरण दर्पण पर क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष है इसके समांतर है, तो कहते हैं मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात एफ से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे, यहां पे एफ से होकर गुजरती है, तथा देखिए ये भी है, तथा एक किरण, किरण वक्रता केंद्र तथा दूसरी ध्रुव पर, कहां पर, ध्रुव पर आपतित होकर परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात बी डैश, कहां पर, देखिए यह बी डैश है, तो क्या देंगे, बी डैश बिंदु पर काटती है, बिंदु पर काटती है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात है, ए डैश बी डैश प्राप्त होता है वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है, अब
ये हमने थ्योरी लिखी, इस तरीके से हमने बताया कि ये रे डायग्राम इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब बात आती है दर्पण सूत्र को जानने की कि दर्पण सूत्र यहां से किस तरीके से प्रूफ होता है। तो देखिए यहां पर जो है कई सारे त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो यहां पर अनेकों त्रिभुज बन रहा है। देखिए जैसे ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया, इसको अगर पहला कहें, ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या बना, देखिए एक तो ये त्रिभुज बना, ये एक ये त्रिभुज बना, अलग अलग त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो सबका हम लोग नामकरण करेंगे, कहेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज। देखिए पहला त्रिभुज हमने ले रखा है ए डैश बी डैश और एफ, तो कहेंगे ए डैश बी डैश एफ तथा तथा देखिए इसको कहेंगे सी पी डैश एफ, सी सी पी डैश एफ। समकोण त्रिभुज ये ए डैश बी डैश एफ तथा इतना 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 है, जो जिनके ऐसे लिखेंगे, जिनके संगत कोण आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। संगत कोण का मतलब देखिए समझिए, सबसे पहली बात कि अगर हम इस त्रिभुज को लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज को लेते हैं, तो देखिए होगा क्या कि जब कोई लाइन होती है और एक लाइन में कोई दूसरी लाइन काटती है, तो इसका जो एकांतर कोण होता है ना, ये वाला, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि ये वाला कोण तो बराबर होगा। दो त्रिभुज हमने लिया, एक त्रिभुज हमने ये ले लिया और एक त्रिभुज हमने क्या लिया, ये ले लिया। तो अगर ये रेखा अगर काट रही है इसको, तो ये और ये कोण बराबर होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि ये जो ए डैश है और पी डैश जो बिंदु बना रहा है, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये कोण भी बराबर हो गए। और यदि किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो ये लाजमी है कि तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। और यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोण आपस में बराबर हैं, तो उन त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहा जाता है। ये क्लास 10 का चैप्टर है मैथमेटिक्स, त्रिभुज, उसमें त्रिभुज पढ़ाया जाता है, समरूपता का सिद्धांत पढ़ाया जाता है। तो वहां बताया जाता है कि यदि कोई दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनका अंतःकोण आपस में बराबर है, तो वो समरूप त्रिभुज कहे जाएंगे। तो कहेंगे संगत कोण आपस में बराबर है। अतः त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा सी डैश सी पी एफ समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तब समरूपता के सिद्धांत के अनुसार, अच्छा देखिए समरूपता का सिद्धांत क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। समरूपता का सिद्धांत ये बताता है कि जब कोई दो त्रिभुज आपस में एक समरूप है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हम ये त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, ये हमने त्रिभुज ले लिया, इसको हमने कह लिया ए बी सी, इसे कह लिया डी ई एफ। और अगर ये त्रिभुज आपस में बराबर हैं, समरूप हैं, तो क्या देंगे, इनका अनुपात, इन भुजाओं का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं ए बी बटे में डी ई बराबर ए सी बटे में डी एफ बराबर बी सी बटे में ई एफ। देखिए जो भुजा हमने इसकी ली वही भुजा हमने इसकी ली, जो भुजा मैंने इसकी ली वही भुजा इसकी, और ये सारी भुजाओं का जो अनुपात होगा ये एक दूसरे के बराबर होगा। यही समरूपता का सिद्धांत दर्शाता है। तो यहां पर भी जब दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इनके भी जो त्रिभुजों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा आगे अलग लेते हैं और आप इसको रिलेट कर पाओगे।
देखिए ये त्रिभुज कैसे बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है इस तरीके का, समझिएगा, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं और ये त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से बन रहा है। ये हमारा क्या हो गया, बी डैश, ये ए डैश, ये एफ हो गया, ये पी डैश, ये क्या बना, सी। तो देखिए ये 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, मतलब जितना ये लंब है तो ये भी लंब है, इन भुजाओं का अनुपात बटे में इन भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो कह देंगे, देखिए ये क्या है हमारा, ए डैश बी डैश, तो कह देंगे ए डैश बी डैश बटे में क्या हो गया, पी डैश सी, पी डैश सी बराबर क्या बनेगा, ए एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ बटे में एफ पी डैश, एफ पी डैश। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और यहां से एक चीज और देख सकते हैं कि जितनी ऊंचाई इसकी है पी डैश सी की, उतनी ही ऊंचाई ए बी की है। तो यहां पर हम चाहें तो लिख सकते हैं सिंस पी डैश सी बराबर ए बी, तो लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बट्टे में ए बी बराबर ए डैश एफ बट्टे में एफ पी डैश। समीकरण नंबर 1। इसे कैसे, बोलिए यहां तक कोई डाउट है? ये त्रिभुज की परिभाषा समझ में आ रही है, समरूपता सिद्धांत समझ में आ रहा है? चलिए अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दूसरी चीज, दूसरा त्रिभुज क्या होगा। दूसरा त्रिभुज हम लोग लेंगे, जैसे हमने देखा कि ये हमारा त्रिभुज, ठीक है, ये हमारा क्या है, वस्तु है। ये प्रकाश आया कहां पे, इस स्थान पर, अब प्रकाश टकरा कर गया इधर से, ठीक है। दूसरा प्रकाश आया ऐसे और ये टकरा कर गया ऐसे, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब यहां पे बना, यही बना है ना, देखिए। तो यहां पर दो त्रिभुज का निर्माण हुआ, ये हमने कह लिया ए बी और ये हो गया हमारा पी। तो देखिए एक त्रिभुज ये बना ए बी पी, पी ए बी, ठीक है, और दूसरा बना बी डैश ए डैश पी। कैसे ये बराबर है, देखिए ये कोण 90 अंश का है, ये भी कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। और हम ये जानते हैं कि दर्पण के केंद्र पर, दर्पण के जो क्या उसे कहते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव पर यदि कोई प्रकाश जितने कोण पर आपतित होता है उतने ही कोण पर परावर्तित होता है। मतलब ये 90 हो गए, ये भी 90 हो गए, तो ये दोनों कोण जब आपस में बराबर हो गए और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो क्या ये तीसरा कोण आपस में बराबर नहीं होगा, बराबर होगा। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे, जी हाँ कहे जाएंगे। तो फिर इन पर समरूपता का सिद्धांत लागू होगा, ठीक है। तो कहेंगे पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, बी ए पी, बी ए पी तथा किससे, बी डैश ए डैश पी से, बी डैश ए डैश पी से समरूप है। तो कह देंगे क्या होगा, देखिए ये लंब भुजा है तो ये भी लंब है, तो ए डैश बी डैश बटे में ए बी, तो कह देंगे ए डैश बी डैश बटे में ए बी बराबर ए डैश पी, ए डैश पी बटे में क्या हो जाएगा, ए पी, ये हो गया हमारा ए पी। समीकरण नंबर 2। यहां तक बातें समझ में आ रही है आपको? तो यहां तक कोई डाउट है? अगर यहां तक डाउट नहीं है तो समझिए कि आप जो है इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से समझ पाए। अब आगे का जो प्रोसीजर है वो बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। आप बहुत इजीली समझ पाओगे अगर इतनी चीजें समझ में आई आपको तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे
समीकरण एक तथा दो की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर, कह देंगे ए डैश एफ बटे में एफ पी डैश बराबर ए डैश पी बटे में ए पी। ठीक है, समीकरण नंबर कह देंगे 3 और कहेंगे यदि 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 जो ये प्रकाश किरण यहां पर आपतित हो रहा है, ये प्रकाश किरण कहां पे आपतित हो, दर्पण के ध्रुव पर, तो कहेंगे यदि प्रकाश BC दर्पण के अत्यंत समीप हो तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि दर्पण के अत्यंत समीप है यहां पे, तो ये अगर यहां से P डैश खींचेंगे तो ये P और P लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अत्यंत समीप होगा तो कह देंगे एफ पी डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी। यहां तक कोई दिक्कत है तो कहेंगे तब, इसको मिटाते हैं, कहेंगे तब समीकरण किससे, समीकरण 3 से। ठीक है, बस थोड़ा सा है और सिर्फ थोड़ा सा और है, कहेंगे तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से जरा देखिए तो क्या कर देंगे, एफ पी डैश के स्थान पर क्या रख देंगे, एफ पी रख देंगे, तो वही मान होगा ए डैश पी ए डैश एफ बटे में एफ पी बराबर ए डैश पी बटे में ए पी। ये तो चीजें समझ में आ रही है आपको, बोलिए ये बात समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट है यहां पर, तो कहेंगे अब यहां पे मान रखेंगे, सबसे बड़ी बात मान रखेंगे ए डैश एफ। देखिए यहां पर ए डैश एफ है, यही दूरी है ए डैश एफ, तो हमको इतना मान निकालना है। एक चीज हम लोग जानते थे संख्या रेखा पर, अगर मान लीजिए ये शून्य होता था, यहां पर एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, 5 है, और अगर हमें 3 और 4 के बीच की दूरी निकालनी हो तो हम लोग क्या करते थे, यहां से इसकी दूरी कितनी है 3 और यहां से इसकी दूरी कितनी है 5, तो ये जो दूरी होती थी इस बड़ी दूरी में से एक छोटी दूरी घटा देते थे तो इसके बीच का मान निकल जाएगा 5 - 3 बराबर कितना 2 आ जाएगा, बड़े ही आसानी के साथ आ जाएगा। उसी तरीके से जब हमें यहां से दूरी हमें पता है, इसकी दूरी हमें पता है कितनी है, एफ है, एफ पी, और इसकी दूरी पता है ए पी, ए डैश पी, तो कहेंगे सिंस ए डैश एफ बराबर कितना हो जाएगा, ए डैश पी माइनस एफ पी हो गया, ये पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरा देखिए ए डैश पी, ये तो सब सारी चीजें ठीक है, इतना ही है, तो कह देंगे मान रखेंगे यहां पर, देखिए तो कह देंगे ए डैश पी माइनस एफ पी बटे में एफ पी बराबर ए डैश पी बटे में ए पी। ठीक है, सारे मान हम लोग रखेंगे, इसे यहां से कितना हो जाएगा, जरा देखिए तो, सिंस ए डैश पी का मान कितना, देखिए ए डैश क्या है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है यहाँ पे v है, और हमने अभी बताया आपको कि जब दर्पण से इसकी दूरी मापेंगे तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, इधर की दूरी सारी माइनस होगी, तो क्या देंगे ए डैश पी बराबर माइनस बी, एफ पी हो जाएगा, एफ पी का मान कितना होगा, एफ पी का मान माइनस एफ। ठीक है, दूसरा देखेंगे ए डैश पी, फिर वही ए डैश पी का मान माइनस बी, और ए पी, देखिए ए पी किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी, तो क्या देंगे ए पी बराबर माइनस ये, सभी मान, इसको समीकरण क्या मानिए 4, सभी मान
सभी मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर रखिए, यहां पर कितना मान हो जाएगा, माइनस बी माइनस कितना हो जाएगा, माइनस एफ बटे में माइनस एफ बराबर ए डैश पी कितना हो जाएगा, माइनस बी बटे में माइनस ये, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कंफर्म है। और देखिए यहां पर अगर आप देखोगे इस स्थान पर ये क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो ध्यान से समझिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस भी, माइनस को अगर कॉमन कर ले, यहाँ पर माइनस में कर ले कॉमन, ये क्या हो जाएगा, माइनस भी और माइनस कितना एफ बटे में एफ बराबर भी माइनस कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस, अगर ये माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो है, ये है ना, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। चलिए इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, बस इतना में हो जाएगा लगभग हमको लगता है। इससे हम लोग लिख सकते हैं भी माइनस एफ बटे में एफ बराबर भी बाई यू, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये हो जाएगा, जब इसका गुणा इधर होगा तो यू भी माइनस कितना हो जाएगा, एफ बराबर एफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा अगर करेंगे तो यू भी माइनस यू एफ बराबर एफ भी, समीकरण नंबर 5। और देखिए इसको हल अगर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो हल करेंगे पक्षांतर करके, तो इसका मान तो बहुत बखूबी आ जाएगा, बहुत ही शॉर्ट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग कहेंगे कि दोनों पक्षों, समीकरण 5 में, समीकरण 5 में दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो, यू भी बटे में यू भी एफ माइनस यू एफ बटे में यू भी एफ बराबर एफ भी बटे में यू भी एफ, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू भी से यू भी क्या हो गया, कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, एफ से एफ कटा, भी से भी कट गया, क्या बचा यहाँ पे, 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। अब इधर ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। और हमने आपको बताया था टॉपिक के शुरुआत में ही कि यही जो होता है 1/u 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही होता है दर्पण का सूत्र। चाहे ये अवतल दर्पण की बात करें, चाहे उत्तल दर्पण की बात करें, दोनों दर्पणों के लिए ये जो सूत्र होता है ये समान होता है, ठीक है। देखिए और हमने इसको प्रूफ किया, बखूबी प्रूफ किया, किस तरीके से 1/1 समीकरण हमने बनाया और इस तरीके से हमने प्रूफ किया इसे एक फिगर को लेकर। अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक हमने ली, जिस तरीके से हमने इसको लेकर के, ये हमने पहला त्रिभुज बनाया इसको, दूसरा इसको, तीसरा त्रिभुज हमने इसको बनाया, ठीक है, और चौथा त्रिभुज हमने इसको बनाया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी त्रिभुजों को लेकर किया जा सकता है, अगर हम चाहें तो इसको दूसरे विधि से भी कर सकते हैं। एक त्रिभुज इसे बना सकते हैं, दूसरा त्रिभुज इससे बना सकते हैं, और एक इससे बना सकते हैं, एक इसको ले सकते हैं। इसको लेकर के भी हम लोग चाहें तो दर्पण सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं, दर्पण सूत्र इतना ही प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी फार्मूले को ज्ञात करने की, ये जो हमने फार्मूला प्रूफ किया है, इसी फार्मूले को ज्ञात करने की 2-3 विधियां हैं और यहीं से हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया है ये सबसे सरल विधि इसमें से, और हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, हमारे YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य है, इस टॉप चैनल के बनाने का ही मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को भौतिक विज्ञान सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगती है तो उसको सबसे सरल सब्जेक्ट बना दिया, जिससे बच्चों को समझने में आसानी है। तो ये सबसे सरलतम मेथड था और मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हो।
करना कुछ नहीं था, हमने सिर्फ क्या किया कि एक त्रिभुज यहां पे ले लिए, एक त्रिभुज यहां, समरूप त्रिभुज यहां पे खोजना है। आपको क्या करना है, समरूप त्रिभुज खोजना है, और जोड़े के हिसाब से दो जोड़ा इसमें क्या खोजना है, समरूप त्रिभुज खोजना है। दो जोड़ा कहीं से समरूप त्रिभुज खोज लीजिए, और जहां पर दो जोड़े समरूप त्रिभुज मिल रहे हैं उन्हीं दो जोड़े समरूप त्रिभुज को लीजिए, और लेने के बाद उसको एक दूसरे से क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए, और फिर वही मान मिल जाएगा पूरा पूरा। बस इतना ही करना है। और अगर आप एक बार मेरे मेथड को पढ़ने के बाद अगर आप एक बार प्रैक्टिस करते हो सही तरीके से, तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूं कि आप टॉपिक को समझ पाओगे और बहुत बखूबी से इस टॉपिक को कर पाओगे। ठीक है, यही सूत्र जो होता है ये अवतल दर्पण से हमने प्रूफ किया, यही सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी होता है, इसी तरीके से उत्तल दर्पण के लिए भी निकाला जाता है। तो अगली वीडियो हमारी उत्तल दर्पण को लेकर ही होगी कि उत्तल दर्पण के द्वारा किस तरीके से दर्पण सूत्र को हम लोग ज्ञात करते हैं, ये टॉपिक हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विद्यावृक्ष। विद्यावृक्ष को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।